योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार एक ऐसे आयोजन को लेकर जिसमें देश भर के जाने माने बड़े साधु संत शिरकत कर रहे हैं और साथ ही उसमें शामिल होंगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी। इस वक्त हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव खुद मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि एक ऐसा आयोजन जिसमें वो कह रहे हैं कि एक गुरुकुल का उद्घाटन होना है, वो अपने किस मकसद और किस वजह से आज सुर्खियों में है। बाबा जी, लोग पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को आपने बुलाया तो जो काम इलाहाबाद महाकुंभ में नहीं हो पाया वो आप हरिद्वार में करना चाहते हैं इस उद्घाटन समारोह के मौके पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि राष्ट्र का जिससे मंगल होता हो। प्रयाग भी तीर्थ राज है और हरिद्वार जो है हरि का धाम है, और आचार्य कुलम का ये उद्घाटन का जो पूरा आयोजन है जिसमें वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का एक पवित्र संगम है, और देश की आध्यात्मिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति का यदि संगम होता है और उससे राष्ट्र का मंगल होता है, शुभ होता है। क्योंकि राष्ट्र जिस दौर से गुजर रहा है उसमें एक तरफ चरित्रमान की जरूरत है जो संतों का काम है, लेकिन संतों ने चरित्रमान के साथ राष्ट्रमान में अपने हमेशा से एक बड़ी भूमिका निभाई है। और यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी जी का आना यद्यपि उसका आध्यात्मिक उद्देश्य है, और क्योंकि आध्यात्मिक संतों के सानिध्य में नरेंद्र मोदी को इसलिए आमंत्रित किया गया कि उनकी भी सोच पूरी तरह से आध्यात्मिकता उसके अंदर है, भारत और भारतीयता उसके अंदर है। और आचार्य कुलम का जो पूरा कॉन्सेप्ट वो इसी पर बेस्ड है कि जो वेस्टर्न जो कल्चर है, जो वेस्टर्न माइंडसेट है, जिसमें उपभोक्तावाद, बाजारवाद, पूंजीवाद, ये जो इस चीजें बाहर निकाल करके आज हमारे उपवासक को उपभोक्ता, योगी को रोगी भोगी बना दिया। मकसद आचार्य कुलम को स्थापित करना है कि नरेंद्र मोदी को स्थापित करना है? हमारा मकसद आचार्यों की परंपरा को, ऋषिमुनियों की परंपरा को स्थापित करना। भगवान राम ने क्या किया था? रावण को मारा था ना। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था ना। आचार्य चाणक्य ने जो है नंद वंश का नाश किया था ना। किस लिए किया था? क्योंकि पाप अधर्म बहुत बढ़ गया था। आज हिंदुस्तान में जल, जंगल, जमीन सब कुछ नीलाम हो चुके हैं। देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। पाकिस्तान जैसा नापाक देश हिंदुस्तान के सैनिकों की शीश काट के ले जाता है। चाइना 10 किलोमीटर अंदर घुस जाता है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख अभाव, इतना वैभवशाली देश, और उसको दरिद्र बना के रख दिया। तो इस देश में वैचारिक दरिद्रता भी ना हो और आर्थिक दरिद्रता भी ना हो, इसके लिए सब चिंतन करेंगे। और राजनीतिक दरिद्रता भी ना हो, इसलिए नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। यदि नरेंद्र मोदी, इस देश में जो राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है, लोगों की दलगत निष्ठाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं देश को निराश किया है, और उसमें नरेंद्र मोदी एक आशा, विश्वास, विकास और साहस के प्रतीक बनकर के उभरे। माने एक सामान्य घर में पैदा हुआ, क्योंकि बहुत लोगों को मोदी ऐसा लगता है शायद कोई वैश्य कुल में, कोई बहुत ऊंचे खानदान में पैदा हुआ व्यक्ति होगा नरेंद्र मोदी। माने अति पिछड़े परिवार जिनको कहते हैं। अपने पिता के साथ चाय बेचने वाला एक युवक अभावों और संघर्षों के बीच में जो पला, आगे बढ़ा, और उसने अपने काम से, अपनी सच्चाई, ईमानदारी से अपनी प्रामाणिकता स्थापित की। और ऐसे व्यक्ति को संत यदि आशीर्वाद देते हैं तो आपत्ति क्या? संतों ने तो हमेशा आप मान रहे हैं ना कि को, वंचितों को गले लगाया है। आप मान रहे हैं ना कि देश में एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश आप इस कार्यक्रम के जरिए, इस आयोजन के जरिए कर रहे हैं कि एक मंच पर सारे संत भी हों, एक मंच पर नरेंद्र मोदी भी हों। जो प्रयाग में एक हिंदू सम्मेलन हुआ विश्व हिंदू परिषद का, उसमें नहीं हो पाया, वो आप यहाँ करने वाले हैं। देखिए, विशुद्ध रूप से फिर मैं कहूंगा रोहित भाई, यह आध्यात्मिक आयोजन है, और इस आध्यात्मिकता के पीछे मकसद है देश कैसे बचे। और देश में मैंने कहा जो आर्थिक दरिद्रता वो तभी मिटेगी जब काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा। न्याय लोगों को तभी मिलेगा जब एक ऐसा व्यक्ति जो आज तमाम तरह के माफिया देश में काम कर रहे हैं, माने एक एमएनसीज के माफिया हैं, दूसरे पॉलिटिकल माफिया हैं, कुछ इटली के माफिया हैं, कुछ यूरोप के माफिया हैं, कुछ अलग अलग देश के ही कुछ देशी माफिया, कुछ विदेशी माफिया हैं। उन सबके बीच में एक ऐसा जुझारू व्यक्ति चाहिए जो एक योगी के रूप में भी हो, एक योद्धा के रूप में भी हो, और जिसके ऊपर कोई शक ना कर सके। तो बेशक ये बात सच है कि अधिकांश राजनीतिक पार्टियों ने
और राजनेताओं ने देश के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, छल किया। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जो है उसने अपने आप को प्रमाणित किया। उनकी अपनी पार्टी उनके साथ नहीं है इस वक्त, कम से कम इस मुद्दे को लेकर। आप चाहते हैं कि वो स्थापित हों प्रधानमंत्री के तौर पर, दावेदार के तौर पर, उसके एक उम्मीदवार के तौर पर उनको लेकर एक राय हो, कम से कम लोग उस पर हामी भरें। उनकी अपनी पार्टी में हामी नहीं है। देखो, देश पर राज कौन करेगा ये पार्टियां तय नहीं करती, ये हिंदुस्तान के लोग तय करते हैं। पार्टियां उम्मीदवार तो तय करती हैं। देखो, पार्टियों से नहीं, पेट से नहीं, पेटियों से आज नेता बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। वो वक्त चला गया राजा रानियों का। अब जिसके साथ देश होगा, देखो ये जो है देश में जो वोट अभी तक रिटेल में जाता था ना, वो होलसेल में एक जगह पड़ जाएगा ना, बहुत कुछ बदल जाएगा। आप कह रहे हैं होलसेल में वोट पड़ेगा, लेकिन आप जिस हिंदू समाज के नायक के तौर पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं या किया जाता रहा है, वही हिंदू समाज, हम जो इतिहास पढ़ते आए अब तक, आपको पता है जब जब ऐसी स्थिति आई वो तो बटा रहा हमेशा। आप चाहे राणा सांगा से देख लीजिए और आज तक देख लीजिए, हिंदू समाज में जो है कुछ ऐसे लोग आए हैं जयचंद की तरह के, कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने अपनों के साथ धोखा किया, ये बात सच है। रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो हमारे तमाम क्रांतिकारी पेशवा साहब हों, या चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अपने लोगों ने धोखा दिया, लेकिन वो धोखे देने वाले चंद लोग हैं। आज यदि जो है वोट बैंक की बात की जाए तो जो वर्तमान में केंद्र सरकार चला रही है, उस पार्टी की 11 से 12 करोड़ लोगों के वोट मिले, तो 11-12 करोड़ की वोट तो जो है हिंदुस्तान में चुटकियों में आ जाएगी। लेकिन मेरी एक तो इसलिए मेरा सवाल देखिए ये है, आप योग गुरु हैं, आप के बारे में कहा जाता है कि अन्ना का आंदोलन हुआ, उसमें जब तक आप कहीं भीड़ जाती रही, आप गायब हुए तो वहां से भीड़ भी गायब होगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जिनको बैक कर रहे हैं या आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं या आप जिनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी अपनी पार्टी अगर उनके साथ नहीं खड़ी है, वहां 10 लोगों के ऐसे नाम गिनाए जाते हैं जो कि दावेदार हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सुषमा जी भी एक बेहतर उम्मीदवार हो सकती है? क्या आपको नहीं लगता कि लालकृष्ण आडवाणी आज भी एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि राजनाथ सिंह खुद या अरुण जेटली एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए? जब इतने योग्य लोग हैं तो फिर आपने ही एक क्यों चुन लिया कि हम इन्हीं के पीछे चलेंगे? और दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने देश को लूटने का काम किया, तो आप खुद भी तो एक राजनीतिक पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। देखो, मैंने कहा कि ये नहीं कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने लूटने का काम किया, अधिकांश मैंने कहा इनको आप एक्सेप्शन मानते हैं। पार्टियों ने जो है देश के साथ छल किया है, धोखा किया है, विश्वासघात किया है, उनको निराश किया है, ये बात सच है। इसलिए सब कहना तो शायद उचित नहीं होगा। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आज भी देश भरोसा करता है और उसी से देश चल रहा है। और देखो, देश की राजनीति 2 चीजों से चलती है, मासेस का सेंटिमेंट और उस जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसकी प्रामाणिकता, उसका इतिहास। तो नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें मैंने कहा नहीं, तमाम तरह के जो गुंडा लोग हैं, तमाम तरह के जो माफिया लोग हैं, तो देश को नौच नौच के खा रहे हैं, हर दिन देश को बेचते हैं। आपने खुद ही कह दिया कि व्यक्ति का इतिहास बड़ा मैटर करता है। आपको खुद पता है कि गुजरात की हिंसा को लेकर अभी तक एक बड़े तबके ने उनको क्लीन चिट नहीं दी है, आपने दे दी है। रोहित भाई, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें कौन पार्टी उसके लिए बड़ी रूप में जिम्मेदार है, कौन व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, जो भी लोग जिम्मेदार थे उसके लिए, उस समय जो प्रधानमंत्री थे, क्या वो गुनहगार नहीं है? 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय, उसको साम्प्रदायिक नहीं कहा जाता है? 84 के दंगों में कितने निर्दोष लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, आए दिन यहाँ पर दंगे फसाद होते हैं। मनमोहन सिंह ने उसके लिए संसद में माफी मांगी, मनमोहन सिंह ने संसद में उसके लिए माफी मांगी। नरेंद्र मोदी कभी गुजरात के लिए माफी जैसी शब्द के लिए तैयार नहीं हुए, टोपी पहनने से इनकार कर दिया उन्होंने, आपने देखा होगा। अरे मैं टोपी और टीका, इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखो, हिंदुस्तान में यार ये
विकास कैसे होगा, महंगाई कैसे खत्म होगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, गरीबी कैसे खत्म होगी। आज तक जो 125 करोड़ लोगों का हक लूटा है, जो 100 से 150 लाख रुपए देश के बाहर और सैकड़ों लाख रुपए देश के अंदर इलीगल गोल्ड, इलीगल माइनिंग और लैंड और तमाम पॉलिटिक्स ड्रग्स इनमें लगाओ, वो कैसे आएगा? हिंदुस्तान को आर्थिक सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? मैं तो जो है आप इतने सारे करता हूँ, आप इतने सारे मुद्दे उठाते हैं बाबा मैं जी। एक बात कहता हूँ, मैं एक अपेक्षा करता हूँ कि जो लोग विकास की बात कर रहे हैं वो भी यदि टोपी टीका इस पर टीका टिप्पणी करने लग जाए, ये राष्ट्र के लिए शुभ नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं कि विकास के नाम पर चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी उसमें अगुवा हो, हिंदुत्व आगे ना हो पीछे हो, ये नहीं, देखो, हिंदुत्व तो आगे पीछे नहीं, हिंदुत्व तो हमारी आत्मा में रहना चाहिए, हमारे खून में रहना चाहिए और उसको कोई नहीं निकाल सकता। पर मेरा सवाल ये था कि आप इतने सारे मुद्दे उठाते हैं, आपने कहा आध्यात्मिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, ये पैसा जो बाहर गया था वो आए, वो काले धन का मुद्दा कहाँ गया जिसको आप लेकर आए थे? काला धन का मुद्दा तो जन लोकपाल का मुद्दा कहाँ गया जिसको आप लेकर आए थे? दिल में है, जिहान में, और अभी भी मैं जहाँ जाता हूँ 1-1, 2-2 लाख लोगों की भीड़ आती है। पूछते नहीं आपसे कि आप कल तो कह रहे थे काला धन लाएंगे, आज आप खाली दिलवाएंगे, यही तो खास बात है। हमने जो लोगों की उम्मीदें जगाई हैं, हम उनको एक साइंटिफिक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। अन्ना और केजरीवाल की तरह। मैं किसी के साथ जो है अपनी तुलना नहीं करना चाहता। आप साथ खड़े 2 दशकों से कोई भी देश की हित की बात करता है तो ये उस समय हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक जो है कोई भी हिंदुस्तान का एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी ये चाहता है कि जब भी कोई देश की भलाई की बात आए तो सब लोग उसमें हाथ बटाएं, बिना ये परखे कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहा है या समाज के स्वार्थ फिर वो तो समाज जवाब दे देता उसका। देखो जो है रोहित भाई, मैं 2 दशकों से ज्यादा का वक्त हो गया है जब बड़े रूप में देश के सामने, और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की मैंने सभाएं की, और आज भी 1-1, 2-2 लाख लोगों की, कोई बिना किसी पॉलिटिकल बैनर के, बिना किसी एम्बिशन के, बिना किसी मैनेजमेंट के, ये लोगों का विश्वास है। और अभी भी मैं 10 लाख से ज्यादा महिलाओं के सम्मेलन करके आए, मात्र जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, जो है झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में, और हर दिन जब मैं बाहर निकलता हूँ 1 से 2 लाख लोग आते हैं। आज राजनेताओं में शायद एक मोदी को छोड़ दीजिए आप, किसी की हिम्मत है कि हर रोज 1 से 2 लाख लोगों को ला सके, और वो लोग जो आते हैं वो किराए के लोग नहीं है। आप देख रहे हैं जी न्यूज नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क।